हाँ, तो हमारे पास अब 6 अनुसूची कंप्लीट हो चुकी है। अपन अब 7वीं अनुसूची पर आते हैं। तो 7वीं अनुसूची जो है अपनी, उसके अंदर लिस्ट आती है। लिस्ट कैसे आती है? लिस्ट 3 तरह की है: यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अच्छा, एक्चुअली में आपको एक चीज बता दूं छोटी सी मैं, कि हमको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, सूची की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश में विकास करना जरूरी है भाई। देश में छोटी छोटी चीजें हैं, अब किस चीज को किस चीज के अंतर्गत डाला जाए ये सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जैसे कि रेलवे है, रेलवे राज्य सरकार के अधीन किया जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किया जाए, कौन सी चीज किस चीज के अधीन किया जाए, इसको सोचना ही बड़ा मुश्किल पड़ गया था। तो इस चीज को देखते हुए लिस्ट बनाई गई। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम कौन तय करेगा, अपना सड़क कौन बनवाएगा, है ना, एजुकेशन सिस्टम कौन देगा, इन सब चीजों के लिए इन लिस्टों का निर्माण किया गया। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, ये संघ सूची जो है इसमें 100 विषय थे। ये संघ सूची सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। इसका पूरा लेखा जोखा देख रेख सभी की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 100 विषय के अंतर्गत, जैसे कि मैं आपको कुछ विषय बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जानने के इच्छुक हो, कोई भी स्टूडेंट्स, तो वो अपने ना पीडीएफ या मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा उसे मैं ऐसे भी। और वैसे भी जैसे ही मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करता हूँ उसके बाद मैंने एक सोच रखा है कि आपके लिए, वैसे मैं ये चाहता हूँ कि आप तो इसको राइट डाउन नहीं करें, पर मैं फिर भी आपको एक पीडीएफ जरूर दूंगा अपनी अतुल सक्सेस कोचिंग क्लास की, उसकी आप टेंशन ना लें। जैसे कि 100 विषय हैं, रेलवे है, अपनी सेविंग स्कीम्स है, सेंसस है, जनगणना है, बैंकिंग है, बैंकों का स्तर है, किस तरीके देखना है, कौन कितने परसेंटेज को देख रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। शेयर मार्केट में क्या बाजार चल रहा है, बॉम्बे हाई स्टॉक एक्सचेंज क्या देख रहा है, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन में क्या है, एटॉमिक एनर्जी का पावर की क्या व्यवस्था चल रही है, इस सब चीजों के यूनियन गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट लिस्ट, ये राज्य सूची। अब राज्यों के अधीन भी कुछ काम किए जाने चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार भी अपना काम करे तो वो भी तो पैसा अर्न करेंगी। हमारे देखो, सरकार चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? हम कहते हैं पैसा हमें चाहिए, सरकार पैसा खाली हो गया। सरकार जो है हमारी जरूरतों को पूरा करती है, हमारी सुविधाजनक चीजों को हमारे अंतर्गत लाती है, जिससे कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, एजुकेशन ले सकें, हेल्थ सिस्टम बना सकें, अपनी अच्छी व्यवस्थाएं दे सकें। इन सब चीजों के काम के लिए सरकार बनाई गई, और सरकार इन कामों पर लेती है टैक्स, और ये कराती है हमें मुहैया। और अगर वो आपको टैक्स लेती है, वही टैक्स कलेक्ट करके आपके वेलफेयर अकाउंट, वेलफेयर कामों में लगाए जाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल बनवाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाया, गवर्नमेंट स्कूल बनवाए, ऐसे करके। अगर है ना किसी भी सब्सिडी देनी है, कोई ज्यादा चीज महंगी है, तो उस पर कहाँ से पैसा आएगा? गवर्नमेंट यहीं से तो पैसा अर्न करती है। अगर हमारे देश की व्यवस्था चल रही है, चीन के बॉर्डर पर अगर हमारे सैनिक लगे हुए हैं, तो क्या वो सरकार अपनी जेब से दे रही है? सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? सरकार इसी तरीके से पैसा अर्न करती है और उसको वेलफेयर काम में लगाती है। लेकिन सरकार पैसा लगाती है तो सरकार कुछ खाती भी है, करप्शन भी चलता है, उसके लिए कई सारी चीजें भी रखी गई। हालांकि फिर भी करप्शन होता है, मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पर फिर भी ऐसी कोशिश की गई, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल लगाया गया, जिससे कि वो है ना ट्रांसपेरेंसी लाई गई, कई परिषदें बनाई गई, जिससे कि ये पैसा अगर सैंक्शन करवाते हैं तो उसकी पूरी जांच की जाए, जनता के पास रखा जाए, सामने रखा जाए। ऐसी कई चीजें बनाई गई हैं। मैं काफी कुछ है, अगर आप राज व्यवस्था को समझना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज को पढ़ लेते हो तो आपके दैनिक जीवन में बहुत चेंजेस आ जाएगा, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, आप एक मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा आपके अंदर। देखिए, अब आपको मैं कॉन्करेंट लिस्ट कर रहा हूं, समवर्ती सूची, राज्य सूची के बारे में बता रहा था। और लॉ एंड ऑर्डर है, अब है ना, मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी का मान लीजिए, अब वहां पे अगर कोई व्यवस्था गड़बड़ होती है तो लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? योगी जी के हाथ में। वो उसका लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। एल्कोहल, शराब के ठेके जो चल रहे हैं, जो शराब वितरित हो रही है, क्या सही मात्रा में हो रही है, क्या उनमें एल्कोहल का परसेंटेज रेशियो सही है, क्या उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट में। तो पैसा यहाँ से अर्न हो रहा है। फेयर्स है, मेले लगते हैं, कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद के अंदर, वहां से जो पैसा अर्न हो रहा है वो। मार्केट्स हैं, बाजार है, मॉल्स है, टैक्सेस है, पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से आने वाला पैसा है, वो सब स्टेट लिस्ट के अंदर आ गए। ऐसे करके 61 विषय हैं। मैं आपको केवल और केवल इंपोर्टेंट विषय बता रहा हूं, जिससे कि आपके अंदर एक रूपरेखा बन जाए, आप चीजों को समझ सकें। और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा, मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको इतनी सारी चीजें लिखकर नहीं बता सकता, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को
लिख लीजिए और इसको पॉज कर लिया करिए वीडियो को, और आप लिखकर उसको ज्यादा से ज्यादा रिकॉल कीजिए। कौन करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें क्या है कि केंद्र सरकार हेल्प करती है, राज्य सरकार अपना समन्वय देती है, दोनों मिलकर अपना समन्वय देते हैं। एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, तो इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ऐसे ही फॉरेस्ट को डाल दिया गया। और अपनी फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मतलब 2 बच्चे करने हैं या 3 या 1 या क्या सिस्टम है, उसके लिए इसको डाला गया। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में एक और प्रॉब्लम आई सामने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये उभर कर आई कि सेंट्रल का, अब देखिए आपको तो पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक अलग चीज हो गई, और जो आज की यथार्थ सच है वो एक अलग चीज हो गई। क्योंकि आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और स्टेट गवर्नमेंट किसी आम आदमी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट की हो सकती है, जैसे कि अपनी कांग्रेस की, तो उनमें समन्वय नहीं हो पाता है। तो अगर उनमें समन्वय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें समन्वय होना जरूरी है। समवर्ती लिस्ट के लिए अगर आप एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस सब लड़ाइयों के बीच में जनता की अच्छे अच्छे कामों का हनन होता है। तो इस हनन को देखते हुए भी हमारे संविधान में एक प्रोसीजर रखा गया। अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी टाइम बढ़ाती है या अगर समन्वय नहीं दे पाती है, तो उसके लिए समवर्ती लिस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आखिरी ऑर्डर दे देगी कि ये फरमान जारी है, इसके अलावा हम हट नहीं सकते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना तय होगा, और उसके इस ऑर्डर देने के बाद ही वो खुद का खुद एक नियम बन जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की उस बात को पीछे हटा लिया जाएगा। क्योंकि देश का जो मुख्य आधार है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसलिए रखेगी कि अपनी अपनी सरकारें अच्छी से चल सके, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों का जीवन यापन अच्छे से हो सके, इसलिए। तो आप समझ गए होंगे समवर्ती सूची के अंदर क्या क्या आया। अब इसी तरीके से एक और चीज है। अब देखिए, अब जैसे ये हो गया जो हो गया, अब कई बार क्या होता है कि कोई नई चीज निकल कर आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए साइबर क्राइम है अपना, साइबर क्राइम है, तो उसको क्या किया गया है, साइबर क्राइम ना तो इस सूची में था ना इसमें था ना इसमें था, अब उसको कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए चौथी सूची बनाई गई। मैं इतना भूल गया हूं, मैं आपको लिख देता हूं, उसको बोलते हैं रेजिडुअल लिस्ट। फोर्थ, मान ये ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है ये। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप साइबर क्राइम को मान सकती हो। अब साइबर क्राइम को कहीं रखा ही नहीं गया तो इसमें डाल दिया गया, या कोई नई चीजें निकल कर आ गई, कोई नया अटैक आ गया बॉटमी से लेकर या किसी भी चीज से लेकर, तो उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी अपने इसमें नोट डाउन कर लें। और दूसरी बात, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज, भाषा है। देखिए भाषाएं हमारे देश में अलग अलग है, अनेक भाषाएं हैं। तो जब देश आजाद हुआ था ना, उसमें 14 भाषाएं थी और आज 22 भाषाएं हैं। तो ये कैसे आए, अमेंडमेंट से आए, संशोधनों से आए। जैसे सिंधी लोग बोल चिल्लाने लगे नहीं हमारी भाषाओं को ना देश का दर्जा दिया जाए, तो उसके लिए 21वां अमेंडमेंट किया गया 1967 में। फिर उसके बाद में 17th अमेंडमेंट किया गया 1992 में। नमक ये शॉर्ट ट्रैक है, इसके नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं इसमें शामिल की गई। ठीक है, कितनी हो गई, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 के बाद में फिर एक 92 अमेंडमेंट आया 2003 में, तो वो डोंगरी, संताली, बोडो और मैथिली, इन चारों को शामिल किया गया। तो ऐसे करके आज हमारे देश में 22 भाषाएं हैं। तो आप इस चीज को भाषाओं में देख सकते हो कि किस तरीके से अमेंडमेंट आए। और एक चीज और, अंग्रेजी भाषा भी शामिल नहीं है, ये केवल एक कामकाज की भाषा है, लोगों को पता ही नहीं होता कि अंग्रेजी को, और सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य भाषा के रूप में, मुख्य भाषा के कामकाज की भाषा के रूप में उसको मान लिया गया अंग्रेजी को। अंग्रेजी में उसका फरमान आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे। 9वां शेड्यूल, 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1951 में। 1951 में क्या हुआ कि भूमि सुधार क्यों लाया गया, एक्चुअली हुआ क्या था कि देश आजाद हुआ। अब देश आजाद होने के बाद में जमींदारों पे जमीनें पड़ गई, जमींदारों पे जमीन थी, लोग गरीब ज्यादा थे, तो क्या किया, एक नया नियम निकाल दिया कि जमींदारों की जमीनें चुरा कर गरीबों में, मजदूरों में बांट दी गई। अब लेकिन जमींदार तो ये कह रहे
कि यार हमारी जमीन है ये और इस पे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, आप हमारी जमीन किस तरीके किस बेस पर आप हमारे मजदूरों को दे रहे हो, इस तरीके से ये कोई अथॉरिटी थोड़ी नहीं, ये कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी नहीं है। तो उसको देख के फिर वो चीज को है ना चुनौती दी गई जुडिशरी में। अब जुडिशरी में चुनौती दी गई, जुडिशरी ने सरकार की बात को हटा दिया, अमान्य कर दिया गया, फिर सरकार ने अपने नए नियम निकाले, फिर जुडिशरी ने फिर अमान्य कर दिया। अब 1973 में केशवानंद भारती का एक केस सामने उभर कर आया, उसमें 13 लोगों की बेंच बैठी, 13 लोगों की, उसमें लास्ट में आके ये रिजल्ट निकला कि अगर देश के संविधान के मूल ढांचे से हटकर अगर कोई नया नियम बनाया जाता है इस पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार इस चीज के अलावा कोई अगर नई चीज इंप्लीमेंट कर देती है तो उसको जुडिशरी उसको बाहर कर सकती है, उस कानून को हटा सकती है। और दूसरी चीज, और उससे मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए देश की किसी भी व्यक्ति का। तो ये 9th शेड्यूल में। अब 10वां शेड्यूल बताता हूं मैं आपको। 10वें शेड्यूल में क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको लाने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि क्या हुआ कि राज्यों में सरकारें काम कर रही हैं अपनी। अब राज्यों में सरकारें काम कर रही हैं, अब पता पड़ा कि कई बार क्या होता है, बाउंड्रियों पर सरकार बन जाती है। बाउंड्री पर समझ रहे हो, जैसे मतलब बनवाए 2 से ज्यादा सीट होनी चाहिए, तो उस समय क्या होता है कि कुछ विधायक खरीद लिए जाते हैं दूसरी पार्टी के द्वारा। अब खरीद लिए जाते हैं तो वो बिक कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो सरकार बदल जाती है, सरकार बदल जाती है। अब ऐसे करके अगर चलता रहा, अगर ऐसे से सरकार बननी थी तो फिर देश के संविधान का क्या फायदा, फिर हमारे देश के संविधान का क्या हुआ? आप खुद सोचिए। जैसे कि अभी उसमें अपने एमपी में देख लो, मध्य प्रदेश में, इसमें भी एक नया केस आ गया। प्रेजेंट का केस बता रहा हूँ मैं कि 22 विधायक लेके सिंधिया जी चले गए अपने दूसरे दल में, बीजेपी में, और वहां का हट गया बीजेपी, मतलब भागी गवर्नमेंट गिर गई। तो उस समय क्या किया, राजीव गांधी जी ने 1985 में एक नियम लाया। उनका कहना यह था कि जिसकी सरकार है उसके अगर, जैसे मान लीजिए किसी 2/3 से अगर कम विधायक किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो अपनी विधायिका से निरस्त हो जाएंगे, और उसके लिए वहां का जो सभापति है ना विधानसभा का, वो उसको निरस्त करने का अधिकार रखता है। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए किसी जगह 60 है विधायक, 60 विधायक हैं, तो उसका 2/3 कितना होता है, 40। अगर 40 से कम विधायक किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं ना, तो उस समय ये दल बदल कानून काम कर जाएगा, और दल बदल कानून के तहत उसके जो विधायक दूसरी पार्टी में गए हैं उनकी विधायिका निरस्त कर दी जाएगी, और उनको दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए उपचुनाव होते हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार अब करवाएगी। क्या है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि उपचुनाव क्यों कराए जाते हैं। उपचुनाव कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो कराए जाते हैं, या कोई दल बदल का कानून काम करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है, तब वो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो ये अपन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मध्य प्रदेश में समझ सकते हैं, जो कि 22 विधायकों के केस अभी चल रहा है, वो इसी कानून के तहत चल रहा है। ठीक है। 11वां शेड्यूल, देखिए आप क्या करो, प्रेजेंट से चीजों को रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे ना आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। 11वां शेड्यूल, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय सरकार। 73वां संविधान संशोधन नरसिम्हा राव की सरकार के तहत लाया गया। अब इसमें क्या लाया गया, क्या हुआ कि हमारे देश में अलग अलग सरकारें चल रही थी, अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही थी, कभी अशोक मेहता समिति आई, कभी कोई समिति आई, तो उस टाइम पे एक 73 अमेंडमेंट किया गया नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक गांव के अंदर किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम उन्हें सड़क पानी बिजली की व्यवस्था दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, नगर पंचायतों में ब्लॉक स्तर पर अपने है ना किस तरीके से काम कर रहे हैं, अध्यक्ष काम कर रहे हैं, परिषद काम कर रही है, उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया। और उसमें टोटल आर्टिकल 16 रखे गए 243 से। अब देखो एक चीज और है जानने वाली, आपको नहीं पता कि आर्टिकल, हमारे यहाँ आर्टिकल की संख्या जितनी थी 395 उतनी रखी गई, बस उसके अंदर अमेंडमेंट जब करते हैं 243, 243A, 243B, 243O तक, इसको नया अमेंडमेंट ला दिया गया। उसमें टोटल 29 विषय लगे, सड़क पानी पंचायत इस चीजों के अंतर्गत आती है, जैसे अपनी वो कहते हैं आंगनबाड़ी, इस चीजों के अंतर्गत आती है। तो ये ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए लाया गया। इसी तरीके से अब ग्रामीण स्थानीय सरकार की बात हो गई, क्या नगरों में इसकी जरूरत नहीं है? किसने कहा नहीं है? नगरों में नगर पालिकाएं बनाएगी। नगर पालिका टोटल विषय 18 रखे गए, 74वां अमेंडमेंट किया गया 92 का, और आर्टिकल 243 देखो यहाँ ओ था, या पी से और जेड जी तक 18 आर्टिकल रखे गए, और इसमें 18 विषय जोड़ दिए गए।
जिसमें महापौर जैसे काम करता है, अपने पार्षद काम करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब इनके पावर म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका की शक्तियों में रखा गया है। आई होप कि मैंने आपको इतना एफर्ट देकर ये सारी वीडियोस यहाँ सारी 12 सूचियाँ समझाई, अनुसूचियाँ समझाई, और जो कि पहले 8 हुआ करती थी अब 12 है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को राइट डाउन कर लें, और मैं एक बार और इधर साइड में हो जाता हूँ, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि ये अगर आपको लिखने में समस्या है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चलिए तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट उसमें मिलता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक।